तो हेलो गाइस, राम राम सबको। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया की भौतिक प्रदेश। इससे पिछली क्लास हमने डिटेल से बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास किया, लेकिन मैंने देखा कि जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो, इसलिए मैंने ये तरीका बहुत बेस्ट समझा और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको भी ये तरीका पसंद आए तो कमेंट में हाँ करें। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश। इसके पहले हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की सामान्य परिचय की, जिसको हमने पढ़ लिया है। देखिए ये है। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। देखिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया देश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक समतल महाद्वीप है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो समतल महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया का केवल 6% भूभाग 600 मीटर से अधिक ऊंचा है। धरातलीय विभिन्नता के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को निम्नलिखित 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी जो इसमें धरातलीय विभिन्नता पाई जाती है, उस विविधता के कारण इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। वैसे तो आपको 3 प्रदेश ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें 4 प्रदेश दे रखे हैं। जो लास्ट का है वो समुद्र तटीय मैदान है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखने का प्रयास करें। तो इसको देखिए, मैं मोटे मोटे रूप से समझा दूं तो देखिए, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है इस तरह से। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश हैं, इनको 4 भागों में बांटा है। इसमें बृहद पश्चिमी पठार, पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती निम्न मैदानी निम्न भूमि और समुद्र तटीय मैदान। जिसमें जो पहला है वृहद पश्चिमी पठार, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे तस्मानिया था और यहाँ पे केप यार्क प्रायद्वीप है। तो ये कारपेंटर की खाड़ी से लेकर के इधर स्पेंसर की खाड़ी के पूर्व पश्चिम में यह क्षेत्र पाया जाता है, जिसको देखते हैं। तो देखिए, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। यह भौतिक प्रदेश पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है। यह प्रदेश कहाँ पे पाया जाता है? तो यह प्रदेश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए, यह भौतिक प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित उत्तर में यार्क प्रायद्वीप से लेकर के दक्षिण में तस्मानिया तक फैला हुआ है। इस पर्वत को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का पूर्व में ढाल अधिक तथा पश्चिम में कम है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, वो माउंट कोसिस्को है। किस पर्वत की? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2928 किलोमीटर है, 2928 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियां हैं इसी पर्वत से निकलती हैं। किस पर्वत से? माउंट कोसिस्को पर्वत है, इसी से निकलती है। इस भौतिक प्रदेश के दक्षिण में स्थित न्यू साउथ वेल्स राज्य में इस पर्वत की चौड़ाई अधिक है। जो न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे इस पर्वत की चौड़ाई अधिक है। इसी राज्य के उत्तर पूर्व में ब्रोकन हिल्स स्थित है। उत्तर में इन पर्वतों को ब्लू माउंटेन बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जो तस्मानिया तक ये जाते जाते इन पर्वतों की जो ऊंचाई है कम हो गई। अभी इसको देखिए, मैं इस तरह से मैप के ऊपर समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें बताया गया है, हमने जो अभी समझा है उसमें बताया गया है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? तो एक केप प्रायद्वीप है, यहाँ से लेकर के दक्षिण में तस्मानिया तक फैली हुई है। यह जो पर्वतमाला है, ये यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो अधिक पाई जाती है, जबकि क्वींसलैंड में इस पर्वत की ऊंचाई है वो कम पाई जाती है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये उत्तर में तो इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है, जबकि दक्षिण में आते आते इससे पर्वत की ऊंचाई है वो अधिक पाई जाती है। तो देखिए, इस पर्वतमाला को इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये 4 प्रांतों से होकर निकलता है, जिसमें क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। इसके अलावा जो तस्मानिया है
उसके अंदर भी इस पर्वतमाला के पाए जाते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको 4 भागों में बांटा है। इसके अलग अलग नाम भी हैं, यानी इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे क्वींसलैंड है, यहाँ पे इस पर्वत श्रेणी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? जो क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित जो केप यार्क प्रायद्वीप है, वहाँ पे जो पर्वतमाला पाई जाती है, वहाँ पे इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण में जो न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स में इस पर्वत को 3 नामों से बोला जाता है। न्यू साउथ वेल्स के उत्तर में इसको न्यू इंग्लैंड के नाम से बोला जाता है, जबकि मध्य में इसे नीला पठार या ब्लू माउंटेन के नाम से बोला जाता है। जो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई है 2928 मीटर। कहाँ पे? नीला पठार है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है वो नीला पठार यानी ब्लू माउंटेन के अंदर ही पाई जाती है, जिसका नाम है माउंट कोसिस्को। समझ गए होंगे। इसके अलावा दक्षिण में यानी न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण में या विक्टोरिया के अंदर इस पर्वतमाला को ऑस्ट्रेलिया आल्प्स के नाम से बोला जाता है। तो समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वींसलैंड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू साउथ वेल्स के उत्तर में न्यू इंग्लैंड, मध्य में ब्लू पठार या ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया आल्प्स के नाम से, यानी इसे विक्टोरिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया आल्प्स के नाम से ही जानते हैं। यह पर्वतमाला है, यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है जिसे बांस जल संधि बोला जाता है, यानी यहाँ पे बांस जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि के नीचे से होकर यह पर्वतमाला तस्मानिया के अंदर दिखाई देती है, जिसे टियर्स पर्वत के नाम से बोला जाता है। कहाँ पे? तस्मानिया में इसी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसको तस्मानिया के अंदर टियर्स पर्वत के नाम से जानते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ओसा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1617 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बात हो गई किसकी? पूर्वी उच्च भूमि की। देखिए तो ये समझ गए होंगे। इसी के अलावा एक यहाँ पे इस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से एक प्रवाल भित्तियों की एक सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में ये समुद्र है, यहाँ पे पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जानते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2012 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 2000 से अधिक है या 2012 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो केप यार्क प्रायद्वीप है, यहाँ से लेकर के रॉक हेक्टन यहाँ तक इस श्रृंखला की लंबाई पाई जाती है, जिसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो देख लिए, यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक भौतिक प्रदेश की जिसका नाम है पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अब ये मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। जो देखिए, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, इसमें पश्चिम की ओर पश्चिमी पठारी प्रदेश पाया जाता है, और इसके पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वतमाला पाई जाती है। इस तरह से इस दोनों के मध्य में जो क्षेत्र पाया जाता है वो निम्न भूमि पाई जाती है, जिसे हम देखेंगे। तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिम में स्थित पठारी प्रदेश के मध्य समतल मैदान प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर से कम है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इस मध्यवर्ती मैदान का विस्तार उत्तर में स्थित कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में एनकाउंटर की खाड़ी तक ही फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के इस मध्यवर्ती मैदान में बहने वाली प्रमुख नदी मर्रे डार्लिंग है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे इसके इस साइड में यानी पश्चिमी भाग में पश्चिमी पठारी प्रदेश पाया जाता है। इधर पाया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, यहाँ पे पर्वतमाला पाई जाती है और इधर पाया जाता है पठारी प्रदेश। इन दोनों के मध्य में यहाँ पे ये पाई जाती है कारपेंटरिया की खाड़ी। कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर के
यहाँ पे एक खाड़ी और पाई जाती है जिसे एनकाउंटर की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य में इधर पश्चिमी पठारी प्रदेश हो गया, इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला होगी, उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी होगी और दक्षिण में एनकाउंटर की खाड़ी होगी। इनके मध्य में यह प्रदेश पाया जाता है जहाँ पे इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक नदी बहती है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जिसे मर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे क्या बोला है। और इस क्षेत्र की या इस मैदान की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर से कम है, यानी अधिक नहीं है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या अन्य महाद्वीपों में जो निम्न मैदानी प्रदेश पाया जाता है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें जो प्रदेश है वो मर्रे डार्लिंग नदी है उसके द्वारा निर्मित है। अब देखिए कारपेंटरिया का मैदान, इसको 3 भागों में बांटा गया है इसी मैदान को, जिसमें पहला है कारपेंटरिया का मैदान। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यार्क प्रायद्वीप के निकट कारपेंटरिया की खाड़ी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे हमने बात की थी कारपेंटरिया की खाड़ी, ये यहाँ पे पाया जाता है केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप यहाँ से इसी के पश्चिम में क्या पाई जाती है, कारपेंटरिया की खाड़ी पाई जाती है। यहाँ से लेकर के दक्षिण में एनकाउंटर की खाड़ी तक, या यहाँ पे एक खाड़ी और है जिसे स्पेंसर की खाड़ी के नाम से जानते हैं, स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, यहाँ तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कारपेंटरिया का मैदान जो सबसे उत्तर में स्थित है, जिसकी बात करने वाले हैं हम। तो देखिए कारपेंटरिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यार्क प्रायद्वीप के निकट कारपेंटरिया की खाड़ी स्थित है। अभी हमने बात की इस खाड़ी के आसपास का क्षेत्र समतल एवं मैदानी है। किस के पास कारपेंटरिया की खाड़ी है उसके आसपास का क्षेत्र है वो एक ही मैदानी है। यानी ये देखिए कारपेंटरिया, इसके जो आसपास का क्षेत्र है इस तरह से वो एक मैदानी प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे मैदान पाया जाता है। यहाँ पे इस मैदान में माइकेल, गिलबर्ट आदि नदियाँ हैं वो मिलती हैं। इन नदियों में यहाँ पर निक्षेपण का कार्य किया है, इसलिए यहाँ का अधिकांश भाग है वो समतल है। इस मैदान की ऊंचाई 200 मीटर से कम है। निक्षेपण यानी मिट्टी को काटना, जो नदियों के द्वारा हुआ है ये काम, उसी के द्वारा ये मैदानी का निर्माण हुआ है। जो ऊंचे क्षेत्र थे उनको काट करके समतल में बनाने का कार्य किनके द्वारा, नदियों के द्वारा किया गया, जो निक्षेपण के द्वारा। और इस मैदान की ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर से कम है। अब आगे देखिए इस मैदान के दक्षिण में स्थित बर्केल उच्च भूमि इस मैदान को आयर के मैदान से अलग करती है। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, कारपेंटरिया की खाड़ी या कारपेंटरिया का मैदान, यानी यहाँ पे मैदान पाया जाता है। कहाँ पे, कारपेंटरिया की खाड़ी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये पाया जाता है कारपेंटरिया का मैदान। अब मध्य में पाई जाती है आयर का मैदान। अब इन दोनों के मध्य में ऐसी कौन सा क्षेत्र है जो इन दोनों प्रदेशों को अलग करता है, तो वो है बर्केल उच्च भूमि, जो यहाँ पे पाई जाती है। क्या, बर्केल उच्च भूमि, बर्कले उच्च भूमि जो आयर के मैदान को कारपेंटरिया के मैदान से अलग करने का काम करती है। समझ गए होंगे। तो ये हो गई बात यहाँ तक। अब दूसरा है आयर का मैदान, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मध्यवर्ती निम्न भूमि है उसके मध्य का भाग है आयर का मैदान। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी आंतरिक झील है, यानी आयर का मैदान है। यहीं पे एक झील और पाई जाती है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में, जिसे आयर झील के नाम से बोला जाता है, आयर झील। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है आयर का मैदान। ठीक है, इसके अंदर नदियाँ आके गिरती हैं। तो नदियाँ कहाँ से आती हैं, तो यहाँ से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं। माउंट कोसिस्को जो पर्वत था, माउंट कोसिस्को पर्वतमाला से यह नदियाँ हैं वो सर्वाधिक मात्रा में निकलती हैं। जो ये कहाँ पे है, ये ब्लू माउंटेन में है,
ब्लू माउंटेन के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी या ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट कोसिस्को है, जहाँ से सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं। और आयर की झील में ये जो आयर झील है ये एक खारे पानी की झील है। अब देखिए आंतरिक झील है, आयर झील खारे पानी की झील है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे नीची झील है मानी जाती है। अगर इसकी कितनी नीची पाई जाती है तो ये समुद्र तल से 13 मीटर नीची है। कौन सी? जो आयर झील है वो समुद्र तल से 13 मीटर नीची है। इस झील के आसपास का क्षेत्र है अंतःप्रवाही क्षेत्र कहलाता है, यानी जो इसके आसपास का क्षेत्र है वो अंतःप्रवाही क्षेत्र कहलाता है। अंतःप्रवाही क्षेत्र जानते हो कि जो इस महाद्वीप के अंदर ही बहती हो, बाहर नहीं जाती, उसे अंतःप्रवाही क्षेत्र होगा। आयर के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस झील को ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय भी कहा जाता है। किसको? आयर की जो झील है इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय भी कहा जाता है। ये छोटी क्वेश्चन में आ सकता है कि मृत हृदय ऑस्ट्रेलिया में किसे बोला जाता है, तो आयर की झील को ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय भी कहा जाता है। इस झील में कूपर व वारबुरान नदियाँ आकर मिलती हैं। इनके अलावा खूब सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं, जो कई नदियाँ तो आयर के झील में आने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए तो सबसे जो इस मैदान का दक्षिणी है वो है मर्रे डार्लिंग का मैदान। जो मर्रे डार्लिंग जो नदी है उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस मैदान का विस्तार आयर झील के दक्षिण में मर्रे डार्लिंग नदी के बेसिन में पाया जाता है। मर्रे डार्लिंग नदी की ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला से निकलती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग में है। इस मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 200 मीटर है। फिल्डर्स पहाड़ियों को छोड़कर इस मैदान का अधिकांश भाग है वो समतल है। इस मैदान में गेहूं की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इसको समझे। तो ये जो झील है, ये जो नदी है वो कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी। यानी ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सॉरी ये इस तरह से कुछ फैला हुआ है। इसके मध्य में ये पाई जाती है क्या? इस तरह से इसके मध्य में ये है मैदानी प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पे एक पर्वतमाला बहती है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से इस पर्वतमाला को जानते हैं। इसी के अंदर एक पर्वत है जिसे ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ब्लू माउंटेन, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। यहाँ से निकलती है कौन सी? ये जो मर्रे डार्लिंग नदी है वो यहाँ से निकलती है इस तरह से। और एक नदी जो डार्लिंग नदी है वो इस तरह से निकलती है। ये दोनों नदियाँ आकर के यहाँ स्पेंसर की खाड़ी के अंदर गिरती है। और ये नदियाँ हैं आसपास में मैदानों का निर्माण करती है। और जो इनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसमें एक यहाँ पे मैदान है इन दोनों के मध्य में, जिसे रिवेरिना का मैदान बोला जाता है। रिवेरिना का मैदान जो एक जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित है। यह जलोढ़ मृदा के द्वारा, किसके? मर्रे और डार्लिंग दोनों नदियों के मध्य में जो मैदान का निर्माण करती हैं ये दोनों नदियाँ, उस मैदान को रिवेरिना का मैदान के नाम से जानते हैं, जो एक जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे अब ये जलोढ़ मृदा है तो एक उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। कहाँ पे? इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किस तरह से है। तो यहाँ पे कारपेंट्रिया का मैदान हो गया, यहाँ पे आयर का मैदान हो गया, और दक्षिण के अंदर हो गया वो मर्रे डार्लिंग नदी का मैदान या मर्रे डार्लिंग मैदान। इस तरह से हमने दो भौतिक प्रदेशों को पढ़ लिया, जिसमें पहले भौतिक प्रदेश को किसको? एक तो हमने पढ़ लिया है पूर्वी उच्च भूमि को, दूसरा पढ़ लिया मध्यवर्ती निम्न भूमि को। अब बात करेंगे वृहत पश्चिमी पठार की। तो देखिए
वृहत पश्चिमी पठारी है, यानी पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के 50% से अधिक भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। यह मरुस्थल एक पठारी प्रदेश के रूप में फैला हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 150 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक है। कुछ स्थानों पर इस पठार की ऊंचाई 900 मीटर से भी अधिक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको मैं एक मोस्ट तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, वृहत पश्चिमी पठार, तो इस पठार को या इस प्रदेश को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी बोला जाता है। यह सबसे बड़ा भूभाग है जो 50% से अधिक भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यह जो प्रदेश है ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का बना हुआ है, जो आप देख पा रहे हो। ये जो पठारी प्रदेश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये एक पठारी प्रदेश है जो बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर के द्वारा निर्मित है। इसके अंदर कुछ पठार पाए जाते हैं, कुछ श्रेणियाँ पाई जाती हैं और इसके अलावा कुछ मरुस्थल भी पाए जाते हैं जिनकी देखेंगे। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पठार पाए जाते हैं। अगर सबसे उत्तरी भाग में देखें कारपेंटर की खाड़ी के पश्चिम में, तो यहाँ पे एक पठार पाया जाता है जिसे अरन हमलैंड पठार बोला जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वो इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसी के अलावा यहाँ पे एक पठारी प्रदेश और पाया जाता है जिसे किम्बरले का पठार बोला जाता है, जिसकी इसी के दक्षिण में एक यहाँ पे पठार पाया जाता है, हेमर्सले का पठार बोला जाता है या हेमर्सले पर्वत बोला जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्रून्स, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1235 मीटर है इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे पाई जाती है। इसी के अलावा यहाँ पे एक पठारी प्रदेश और बोला जाता है जिसे इलर्गन का पठार बोला जाता है। इस इलर्गन के पठार के अंदर 3 श्रेणियाँ प्रवाहित होती हैं, 3 श्रेणियाँ बहती हैं, जिसमें सबसे जो उत्तरी श्रेणी है उसे विक्टोरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। हर्सेल श्रेणी के नाम से दूसरी श्रेणी को बोलता है और डार्लिंग श्रेणी है वो यहाँ की तीसरी श्रेणी है। इस तरह से 3 भागों में स्थित है। कौन? इलर्गन का पठार है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों से निर्मित है। ठीक है, ये बात होगी पठारी प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे श्रेणियाँ भी पाई जाते हैं, जिसमें 3 श्रेणियाँ हमने बात कर ली है, इलर्गन के पठार के अंदर स्थित है। एक श्रेणी यहाँ पे मैकडोनेल श्रेणी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है इसके पूर्वी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे मैकडोनेल श्रेणी, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1468 मीटर है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। दूसरी इसी के दक्षिण में मस्क्रोव श्रेणी है जिसकी ऊंचाई है 1000 मीटर से अधिक, जो यहाँ पे पाई जाती है। इसी के दक्षिण में, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पठारी प्रदेश है इसके दक्षिण में एक श्रेणी पाई जाती है जिसे फिल्डर श्रेणी के नाम से जोड़ा जाता है। इस श्रेणी को ब्लैक पर्वत भी बोला जाता है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा कौन सा पर्वत है जिसे ब्लैक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो फिल्डर श्रेणी है जिसको ब्लैक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ मरुस्थलीय भी पाए जाते हैं इसके मध्यवर्ती भाग में। अगर सबसे नीचे बात करें तो यहाँ पर नुल्लाबोर का मैदान पाया जाता है जो एक निम्न मैदान है, तो यहाँ पे मैदान पाया जाता है। इसी के उत्तर में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। किसके? नुल्लाबोर का मैदान है, इसके उत्तर में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। इसी के उत्तर में गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। कहाँ पे? तो गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में। ये संपूर्ण इसको बोला जाता है वृहत पश्चिमी पठार। यहाँ पे उत्तर में एक मरुस्थल और पाया जाता है जो वृहत रेतीला मरुस्थल बोला जाता है। यहाँ पे भी पाया जाता है जो मैकडोनेल श्रेणी है, इसके उत्तर में ननामी मरुस्थल पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ मरुस्थल है और कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं और कुछ पठार है, इस तरह से निर्मित है जिसकी हमने बात की है। तो देखिए, अब इसको नोट्सों की तरह पढ़ने का प्रयास करिए। एक छोटे रूप में है ये तो, लेकिन मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ये एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब है पश्चिमी पठारी प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के 50% से अधिक भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। यह मरुस्थल एक पठारी प्रदेश के रूप में फैला हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 150 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक। कुछ स्थानों पर इस पठार की ऊंचाई है 900 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित इस पठार के मध्यवर्ती भाग में 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खानी पाई जाती हैं, जिसमें कालगुडली एवं कुलगाड़ी, ये 2 श्रेणियां पाई जाती हैं जो सोने की खानी है।
कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। यह पठार मुख्यतः मरुस्थल प्रदेश है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल जैसे विक्टोरिया, गिब्सन, सिप्सन एवं ग्रेट सैम्बी पाए जाते हैं। इन सभी मरुस्थलों में गिब्सन मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है, तो हमने बात कर ली है। जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है उसको देखते हैं अब। तो चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो समुद्र तटीय मैदान है, यानी जो समुद्र तट के अंदर पाए जाते हैं या जो समुद्र तटीय भाग में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है, इधर हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ और इधर हिंद महासागर है। तो सर्वाधिक मात्रा में ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है और एक पूर्वी भाग से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो ये पूर्व में, पश्चिम में या उत्तर में, दक्षिण में इनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है तो उनको तटवर्ती या समुद्र तटवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं, जिसको देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है। इसके चारों तरफ महासागरीय विस्तार के कारण तटवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में तटवर्ती मैदानों की चौड़ाई अधिक तथा पूर्वी भाग में तटवर्ती मैदानों की चौड़ाई कम पाई जाती है। इसकी बात की तो उत्तरी तटवर्ती मैदानों में अधिक वर्षा होने के कारण दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की। इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगली क्लास होगी कल, वो ऑस्ट्रेलिया के में प्राकृतिक वनस्पति की होगी, जिसको मैं इसी तरह से आज पढ़ाने का प्रयास किया, इसी तरह से समझाने का प्रयास करूँ। इसके बाद मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसको एक और भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी कॉलेज वाले स्टूडेंटों की एग्ज़ाम आने वाली है तो उनको PDF की आवश्यकता है और वो इसी तरह से समझने का ज़्यादा प्रयास करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जिसके अंदर डिजिटल बोर्ड के द्वारा या कैसे भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको PDF प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने एक व्यवस्थित तरीके से PDF प्राप्त कराने की कोशिश की है। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आशा करूँगा आपके अच्छे नंबर होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ आपसे, सिर्फ मेरे को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को इतने लोगों ने देखा है और उनमें इतने लोग हैं वो मेरे को पसंद करते हैं या मेरी क्लास को पसंद करते हैं। थैंक यू।